Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our fourth chapter in history class 7th and the chapter name is the Mughal Empire. तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर कैसे अलग अलग वंश के रूलर आए, उन्होंने वहाँ पे रूल किया। तो ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर में जो मुग़ल रूलर्स थे वो कैसे आए। ठीक है, एक के बाद एक जो मुग़ल रूलर्स आए उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हु आर द मुगल्स। जो मुगल्स हैं ये कौन थे, इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कुछ मुगल्स थे वो मदर साइड चंगेज़ खां से बिलोंग करते थे और कुछ मुगल्स थे वो तैमूर की साइड से, फादर की साइड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है मुग़ल मिलिट्री कैंपियंस। इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट मुग़ल रूलर जिन्हें हम मानते हैं बाबर, उन्होंने युद्ध में कैसे जो कैनन्स हैं, बारूद हैं, उसका यूज़ किया था अपनी मिलिट्री कैंपियंस में। नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो इनहेरिटेंस होती है, मीन्स जो उत्तराधिकारी होता है, वो मुगल्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन सी पॉलिसी को वो अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो जो मुगल्स थे दिन प्रतिदिन इनकी जो पावर्स थी, अथॉरिटी थी, वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो इसमें हम जानेंगे जो दूसरे रूलर्स थे जैसे राजपूत, उनके साथ इनके कैसे रिलेशंस थे, उनके साथ ही कैसे बिहेव करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है मनसाबदार एंड जागीरदार्स। इनमें हम देखेंगे कि ये मनसाबदार कौन होते हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जागीरदार्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ज़ब्त एंड ज़मींदार। ज़मींदार कौन होते हैं, ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं पीजेंट्री के और जो मुग़ल रूलर्स होते हैं उनके बीच में। ये टैक्स कलेक्ट करते हैं पीजेंट से, ठीक है, और जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम होता है रिवेन्यू सिस्टम, उस सिस्टम को कहेंगे ज़ब्त। तो इस टॉपिक में हम डिटेल में इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अ क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसीज़। तो अकबर के जो कर्टियर थे अबुल फजल, उन्होंने अकबर की पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे अकबर ने रूल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया। इसमें हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। इसमें हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी के आते आते जो मुग़ल एम्पायर थी उसकी क्या कंडीशन हो गई थी, और उसके बाद में जो मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसका क्या रीज़न था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। द मुग़ल एम्पायर रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद such a diversity people culture was the extremely difficult task for any ruler to accomplish the middle age। जो उस मिडिल एज में इतनी बड़ी जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो इंडिया थी, ठीक है, इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था, इस मिडिल एज में रूल करना, इतने बड़े एरिया में रूल करना, और वो भी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल के साथ, कल्चर के साथ, एक बहुत बड़ा टास्क था और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। फिर इसके अपोजिट फिर भी जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस चीज़ को अकम्प्लिश करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया आगरा से दिल्ली की तरफ। और 17th सेंचुरी के आते आते उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से जो सब कॉन्टिनेंट के आसपास के एरियाज थे उन्हें कंट्रोल कर लिया। और जो मुग़ल रूलर्स थे उन्होंने अपने टाइम में जो शासन करने के तरीके थे, एडमिनिस्ट्रेशन और जो आइडिया ऑफ गवर्नेंस था, इतना अच्छा था कि उनके बाद भी जो इस सब कॉन्टिनेंट्स पे रूलर्स आए थे वो भी उसे ही फॉलो करते थे। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुग़ल एम्परर्स। तो आज भी हम देखते हैं हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वहाँ से करते हैं। और ये रेड फोर्ट क्या था, जो मुग़ल एम्परर्स थे उनका निवास स्थान था। तो आइए अब हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ रूलर्स। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट जो महान वंशावली थी उनसे थे।
फ्रॉम देयर मदर साइड, माता के साइड से वो किससे बिलोंग करते थे? दे वर द डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान्स, जिनकी डेथ हो गई थी 1227 में। मंगोल रूलर्स हु रूल्ड अवर, जो गेंगिस खान या चंगेज़ खान भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, इनसे बिलोंग करते थे। और ये कौन से एरिया पे रूल करते थे? ये रूल करते थे चाइना पे और सेंट्रल एशिया पे। वहीं दूसरी साइड जो कुछ मुगल्स थे वो फादर साइड से बिलोंग करते थे, जो उनके सक्सेसर थे वो थे तैमूर, जिनकी डेथ हुई थी 1404 में। और ये कहाँ रूल करते थे? इनका जो एरिया था वो था ईरान, इराक और मॉडर्न डे में जो टर्की है वहाँ पे। जो मुगल्स थे ना, दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल्स, इन्हें खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था, क्योंकि जो मंगोल्स थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? चंगेज़ खां को। और चंगेज़ खां से ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लोग हमें उनके नाम से जाने, क्योंकि इट वॉज एसोसिएटेड विद द मसाकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, क्योंकि जो ये गंगेज़ खां हैं इनको ऐसा माना जाता था कि इन्होंने बहुत से लोगों की हत्या कर दी थी, नरसंहार किया था, जान से मारा गया था। और जिनको किन से लिंक किया जाता है? उज़्बेक से, जो मंगोल्स के कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। ऑन अदर हैंड मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमोरिड एनेस्ट्री, और वहीं जो उनके फादर की साइड से जो तैमूर थे ये उन पर प्राउड फील करते थे। उन पर प्राउड फील क्यों करते थे? क्योंकि जो उनके महान वंशज थे जिनके ये उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरिकली, और ये अपनी इस वंशावली को कैसे शो करते थे? पिक्चर की तरह से। जैसे यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई दे रही है ना आपको, इस इमेज में देखिए कि जो फादर की साइड से रिप्रेजेंट करते थे ये तैमूर, फिर इनके बाद जो इनके पूर्वज आते गए वो इस साइड, और फिर जैसे जैसे तो ऐसे ही पिक्चर में एक रिवाज हो गया था उनका कि हर वंश के बाद हर अपने आप को ऐसी पिक्चर में रिप्रेजेंट करते थे वो रूलर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मुगल मिलिट्री कैंपियंस। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 एंड 1530, इनका जो शासन का जो टाइम पीरियड था रूल करने का वो था 1526 से 1530। इन्होंने 12 ईयर्स की एज में ही फरगना में 1494 में अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। एंड ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप उज़्बेक्स। तो जो दूसरे मंगोल ग्रुप थे उज़्बेक्स, उन्होंने इनके एरिया में इन्वेजन किया, आक्रमण किया, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये गद्दी छोड़नी पड़ी। और आफ्टर ईयर ऑफ वैंडरिंग, और बाद में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने 1504 में काबुल को अपने कंट्रोल में लिया। और इसी के साथ 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। यहाँ ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था पानीपत में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। तो अभी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कैंपियंस की है, मुगल आर्मी ऑन द कैंपियंस। कैनन वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन द 16th century warfare. बाबर used term them effectively in the first battle of the पानीपत। और जो बाबर थे वो ही ऐसे पहले मुगल रूलर्स थे, ठीक है, रूलर में से एक थे जिन्होंने कैनन्स का यूज़ किया था, बारूद का यूज़ किया गया था युद्ध में पहली बार। अभी ये कुछ टेबल दी हुई है आपको, ठीक है। इस टेबल में रूलर्स के बारे में बताया हुआ है, उनके जो कैंपियंस थे और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाबर के बारे में। इनका जो रूल करने का टाइम पीरियड था 1526 से 1530। 1526 में इन्होंने बैटल की, पानीपत की बैटल हुई, इब्राहिम लोदी को उसमें हराया। फिर 1527 में जो बैटल हुई वो थी खनवा की बैटल हुई, इसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया। और 1528 में जो बैटल हुई वो चंदेरी की बैटल हुई थी जिसमें उन्होंने राजपूत को हराया था। अब बात करते हैं हुमायूं की। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हें ही अच्छे से करेंगे। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो 1530 से 40, 1555 से 1556 तक था। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। उन्होंने जो अपनी जो उत्तराधिकारी थी, जो साम्राज्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो अपनी फादर की विल के अकॉर्डिंग किया। हिज ब्रदर वर ईच गिवन ए प्रोविंस, और हर ब्रदर को इक्वली प्रोविंस मिले। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, और जो शेर खान थे
उन्होंने चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को डिफीट किया था और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो हुमायूं ने क्या किया, सफ़ाविदी शाह को अपनी हेल्प के लिए बुलाया और वापस से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से 1605 तक। अकबर ने 13 ईयर्स में ही जो एक बहुत बड़े वो एम्परर बन गए थे और उनके टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है 1556 से 1517। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजेंट बैरम खां। तो अकबर ने जो रिजेंट थी बैरम खां उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे अगेंस्ट द सूरीज, अफगान्स एंड अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स जैसे मालवा एंड गोंडवाना। फिर 1570 से 1585 में इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लगाए गुजरात में भी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और स्टेट में थे जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। फिर 1585 से 1605 में इन्होंने अकबर्स ने अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपेंड किया, कैंपेन्स लॉन्च किए नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। जो इनके बेटे थे सलीम, इन्होंने ही अपने पिता के अगेंस्ट एक रिबेलियन कर दी थी और जिसमें बाद में सलीम को किसके नाम से जाना जाने लगा, जहांगीर के नाम से। तो अब जहांगीर के जो शासन का टाइम है वो है 1605 से 1627 तक। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय द अकबर कंटिन्यूड। तो अकबर ने जो मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे उनको इन्होंने कंटिन्यू रखा। सिसोदिया रूलर्स थे जो मेवाड़, अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विसेज। इन्होंने जो मुगल की सत्ता थी उसको स्वीकार किया और इसी के साथ जो जहांगीर ने कैंपेन्स चलाए थे अगेंस्ट द सिख, अहोम्स और अहमदनगर, ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ये कम ही सक्सेसफुल हुए थे। फिर है शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ 1627 से 1658 में। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर द शाहजहाँ। इन्होंने भी जो मुगल्स के कैंपेन्स चले आ रहे थे डेक्कन में उनको कंटिन्यू रखा। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो ये है, इन 1657 एंड 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन अमंगेस्ट द शाहजहाँ सन्स। इनके बेटों में ना उत्तराधिकारी को लेकर के झगड़ा हुआ। तो उसमें जो औरंगजेब थे वो जीत गए तीनों भाइयों में से, और जो इनके ब्रदर थे दारा सुखोग ये मारे गए उसमें। और जो शाहजहाँ था लास्ट जब लाइफ के जो टाइम चल रहा था उसको इन्हें आगरा जेल में रखा गया। औरंगजेब के बारे में डिस्कस करते हैं 1658 से 1707 तक। इन नॉर्थ ईस्ट अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। अहोम्स को डिफीट किया गया और इसी के साथ रिबेलियन हुई 1680 में और कैंपेन स्टार्ट किए गए नॉर्थ वेस्ट में अगेंस्ट द यूसुफजई एंड द सिख्स जो कि टेम्परेरी सक्सेसफुल हुए थे। इसी के साथ जो प्रिंस अकबर थे उन्होंने रिबेल की औरंगजेब के अगेंस्ट और उन्हें सपोर्ट भी मिला था। जो मराठास थे दिल्ली सल्तनत में उनका भी सपोर्ट मिला। फिर बाद में क्या हुआ, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अकबर की रिबेलियन के बाद औरंगजेब ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी डेक्कन सल्तनत में, बीजापुर को अनेक्स्ट किया 1685 में और वहीं वो कांडा इन 1687 में इसको किया, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो मुगल्स थे अपने उत्तराधिकारी वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाते थे। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। जो मुगल्स थे ना वो प्राइमोजेनिचर ये जो रूल है इसमें बिलीव नहीं करते थे। इसमें क्या होता था, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट, मीन्स जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसे ही राजा का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ दे फॉलोड द मुगल एंड द टिमुरिड कस्टम ऑफ द कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस। इसके अलावा वो कौन सी पॉलिसी को फेवर करते थे, वो करते थे कॉपर सिनेरी को। ए डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन्स, जो भी राज्य की जो बंटवारा होगा राज्य का वो सभी बेटों में समान अधिकार से किया जाएगा। नेक्स्ट है मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो जैसे जैसे अभी हमने नोटिस किया कि मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी।
तो जो भी राजा मुग़ल की सत्ता को मानने से इनकार कर देता था तो उसी के अगेंस्ट मुग़ल रूलर्स कैंपेन्स स्टार्ट कर देते थे। द मुगल्स बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर ऑल्सो जॉइंड देम वॉलेंटियरली। और जो मुग़ल रूलर्स थे वो इतने पावरफुल हो रहे थे कि जो दूसरे राजा थे वो अपनी मर्ज़ी से आके भी उन्हें ज्वाइन कर रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा मानते हैं हम राजपूत को। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल्स फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। तो वो क्या करते थे, अपनी फैमिली में जो अपनी बेटियां होती थी उनकी शादी मुग़ल फैमिली में कर देते थे और उनसे वो अच्छी हायर पोजीशन डिमांड करते थे। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, और बहुत से इस चीज़ को मना भी करते थे। सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो सिसोदिया राजपूत थे, इसमें हम बात करते हैं महाराणा प्रताप सिंह की, उन्होंने जो मुग़ल की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। वंस डिफीटेड हाउ एवर दे ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। और मुगल्स ऐसे नहीं थे कि राजा को युद्ध में हरा दिया तो उनकी बेइज्जती करना, नहीं, ऐसे नहीं करते थे। वो क्या करते थे, उस राजा का जो राज्य होता था उनकी लैंड को क्या कहा जाता था, वतन, वो उनकी लैंड को उन्हें वापस दे देते थे असाइनमेंट के तौर पे, और उन वतन को क्या कहते थे, जागीर, कि आपको अब इसको ध्यान रखना है और यहाँ से जितना भी टैक्स आप कलेक्ट करोगे उसका कुछ % मुगल्स को देना होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मनसाबदार्स एंड जागीरदार्स। As the empire expanded to the encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of the people. जैसे जैसे मुगल्स का जो एम्पायर था वो बढ़ता जा रहा था तो अब उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी अपने शासन में रिक्रूट करने के लिए। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नॉबल्स दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द इरानियंस। तो पहले वो सिर्फ तुर्किश जो नॉबल्स होते थे, तुरानियंस, उनको ही इंक्लूड करते थे। फिर बाद में उन्होंने पोजीशन किसको देना स्टार्ट कर दिया, ईरानियंस को देना स्टार्ट कर दिया, जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको देना स्टार्ट कर दिया, अफगान्स, राजपूत, मराठाज और जो और ग्रुप थे उन सबको पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया। दोज हु जॉइन द मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। और जो मुगल सर्विस को ज्वाइन कर रहे थे, जो पोस्ट पे थे, अच्छी पोस्ट पे पोजीशन थी जिनके पास, उनको मनसाबदार कहा जाता था। अब हम इस टर्म को अच्छे से समझेंगे, मनसाबदार क्या होते हैं। रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसाब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, मीन्स वो पर्सन जिसके पास मुग़ल रूलर्स में उस राज्य में कोई अच्छी पोजीशन है या रैंक है या मनसाब है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उस पर्सन को मनसाबदार। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स, ठीक है, ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था जिसे मुगल्स ने बनाया था। इसमें रैंक के आधार पे, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पे जिसे डिवाइड किया जाता था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिक वैल्यू। और ये जो रैंक और ये जो सैलरी होती थी ये न्यूमेरिक वैल्यू में डिटरमाइन की जाती थी, जिसे क्या कहते थे, ज़ात। हायर द ज़ात मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नॉबल्स पोजिशन इन द कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। तो जो राज्य होता था जिसकी ज़ात जितनी ज़्यादा होगी उसकी पोस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी पोजीशन, और उतनी ही ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ आइए ये दिया हुआ है ज़ात रैंकिंग। नॉबल्स विद ज़ात, एक नॉबल है जिसकी ज़ात है 5000, ठीक है, रैंक्ड हायर, उसकी रैंक ज़्यादा होगी जिसकी रैंक होगी 1000, ठीक है। और अकबर के टाइम में जो मनसाबदार थे वो टोटल कितने थे, 29, और वहीं औरंगज़ेब में इनकी संख्या बढ़ कर के कितनी हो गई थी, 79। मनसाबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसाबदार थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी कि जो मिलिट्री के कैंपेन्स हैं उनको मेंटेन करना, और उसी के अकॉर्डिंग जो सवार होते थे, जो घुड़सवारी करते थे, इनको ये पेमेंट भी देते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। और जो मनसबदार थे ये अपनी सैलरी का जो रिवेन्यू था ये कैसे कलेक्ट करते थे, जो जागीर होती थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जागीर किसे कहते थे, वतन, जो लैंड होती थी उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था होता था वहाँ से इन्हें सैलरी मिलती थी। विच वर समवन लाइक इक्ताज। तो पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, जैसे इक्ताज होते थे, इक्ताज में क्या होते थे, मुक्तीज वहीं रहते थे उस लैंड के ऊपर और वहीं से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन ये जो मनसाबदार होते थे ये उस लैंड पे यानी उस जागीर पे नहीं रहते थे और किसी और जगह रहते थे और लैंड
उसके रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। इन अकबर रेंज दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसाबदार। कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को अंडरलाइन करना है आपने अपनी बुक में भी, कि अकबर के टाइम में क्या हुआ था, जो जागीर थी उसको बहुत अच्छी तरह से उनको ध्यान रखा गया, उनको चेक किया गया ताकि जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो मनसाबदार की सैलरी के इक्वल हो। बट बाय द औरंगजेब्स रेन देयर वॉज नो लॉन्गर द केस, एक्चुअल रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। और औरंगजेब के केस में क्या हुआ, बिल्कुल अपोजिट हुआ। औरंगजेब के केस में बिल्कुल अपोजिट हुआ। कैसे अपोजिट हुआ, जो एक्चुअल रिवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे वो सबसे बहुत कम हो रहा था। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसाबदार, क्योंकि जो मनसबदार की जो संख्या थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। अभी हमने देखा अकबर के टाइम में 29 थे और औरंगजेब के टाइम में वो 79 हो गए थे। तो जितने ज़्यादा हो रहे थे ये तो ज़्यादा कलेक्ट कर रहे थे, जिससे क्या हो गया था, मैनी जागीरदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट मच रिवेन्यू एज पॉसिबल। तो इन्होंने क्या किया, जितने ज़्यादा रिवेन्यू हो सकते थे इन्होंने इकट्ठा किया। और नुकसान किसको हुआ था, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्रीज थे, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ब्त एंड ज़मींदार। द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू द मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मेन सोर्स था इनकम का जो मुगल रूलर्स के लिए अवेलेबल था वो यही था कि वो जो फार्मर्स थे वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उससे टैक्स ले करके। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू द रूरल एलाइट्स। अब क्या कर रहे थे ये कि बहुत सारे केसेस में ऐसे ही हो रहा था कि गांव में जो पीजेंट्स खेती करते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। और वो टैक्स को कलेक्ट कौन करते थे, इंटरमीडिएटरी जो ज़मींदार होते थे वो उस टैक्स को कलेक्ट करते थे और मुगल रूलर्स को देते थे। अभी ज़मींदार की पोस्ट कौन पे होते थे, इस पोस्ट पे लोकल हेडमैन, गांव के मुखिया या फिर कोई भी पावरफुल चीफटेंस। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर, फिर अकबर के जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, इन्होंने एक 10 ईयर का सर्वे किया 1570 से 1580। इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स होगा जो फार्मर को पे करना है वो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग कर दिया, कि हर क्रॉप्स के लिए फिक्स कर दिया। जैसे वीट के लिए अलग से टैक्स फिक्स कर दिया, राइस की क्रॉप के लिए अलग से टैक्स फिक्स कर दिया, ऐसे। तो अब ये जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ज़ब्त। इन सम एरियाज ज़मींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। और कुछ एरियाज़ में ज़मींदार इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, द एक्सप्लोटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। और जो मुगल प्रशासन से वो इतने ज़्यादा उनका एक्सप्लोटेशन किया कि जिससे उन्हें विद्रोह करने पे उतार दिया, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, अकबरनामा आईने अकबरी। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कर्टियर्स। तो अकबर के जो क्लोज फ्रेंड थे और जो उनके दरबारी थे अबुल फजल, इन्होंने इनको ऑर्डर दिया कि अकबर के बारे में वो हिस्ट्री में कुछ लिखें, अकबर के रेंज के बारे में। तो उन्होंने एक बुक लिखी, उसको 3 वॉल्यूम में लिखा। उस बुक का नेम था अकबरनामा और उस बुक को 3 वॉल्यूम में लिखा। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें लिखा गया था अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में। सेकंड में लिखा जो अकबर की रेंज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनके बारे में। और जो थर्ड थी आईनी अकबरी, इसमें एक्सप्लेन किया गया कि अकबर की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ हैं, हाउस होल्ड, आर्मी, रिवेन्यूज़ और जोग्राफिक एम्पायर से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अकबर ने अपने शासन को चलाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, इनके बारे में अकबरनामा में आईने अकबरी जो 3rd वॉल्यूम है उसमें अबुल फजल ने एक्सप्लेन भी किया है। अबुल फजल क्या लिखते हैं, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया उनको क्या कहा जाने लगा, सूबा। और जो उन्हें गवर्न कर रहे थे, चला रहे थे, उनको क्या कहा जाने लगा, उन सूबा को जो चला रहे थे सूबेदार। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। अब ये क्या करते थे, जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होते थे, मिलिट्री फंक्शंस होते थे, वो सूबेदार करते थे। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर। और हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जिसे दीवान कहा जाता था। अब इनका क्या रोल होता था,
फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ऑर्डर इन दिस प्रोविंस। इनका काम होता था कि इनको उस प्रोविंस में, उस रियासत में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब जो नेक्स्ट है इसमें यहाँ हम देखेंगे अकबर्स नॉबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैज़ एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द रिवेन्यू। जैसे देखा कि अकबर की जो आर्मीज थी काफ़ी बढ़ती जा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे थे। वाइल दे वर लोयल टू द एम्पायर फंक्शन इफेक्टिवली। जब तक वो अपने राजा के लिए लोयल थे तब तक अच्छे से काम हो रहा था। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जैसे जैसे 17th सेंचुरी एंड होने में आई, मैनी नॉबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपने अपने साम्राज्य को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा जोर लगाया। देयर लॉयल्टी टू द एम्पायर वर वीकन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, खुद को अच्छा बनाने के लिए, खुद को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, जिससे जो एम्पायर था अकबर का वो वीक होता चला गया। वाइल अकबर वॉज एट द फतेहपुर सिकरी। तो जब 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में थे तब इन्होंने ना रिलीजन डिस्कशन स्टार्ट किया। इसमें उन्होंने वो डिस्कशन स्टार्ट किया धर्म के नाम पे। उलामा, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक्स, जोरास्ट्रियन, इनके बेसिस पे डिस्कशन स्टार्ट किया। और ये डिस्कशन कहाँ किया जाता था? ये जहाँ डिस्कशन होता था उस जगह को कहते हैं इबादत खाना। अब जो अकबर थे ना, उनका इंटरेस्ट आने लगा था कि दूसरे धर्म के बारे में जानने के लिए, उनके कस्टम्स के बारे में जानने के लिए। तो वो अलग अलग धर्म के लोगों से इंटरेक्ट करते, उनसे उनके धर्म की बातें जानते। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीजन ऑफ दिस हार्मोनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट्स। और जो डिस्कशन था ये क्या किस लिए रखा गया? ताकि लोगों को सिखाया जा सके कि जो यूनिवर्सल ऑफ पीस है इस पर फोकस दिया जा सके, ठीक है। और सभी दूसरे धर्म को इन्होंने रिस्पेक्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियलम। ये लोगों को सिखाते थे कि धर्म की हमें दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है सुलह-ए-कुल, इसे इनके जो बेटे जहांगीर हैं उन्होंने इसी चीज़ को अपने वर्ड में एक्सप्लेन किया है। और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो जो भी उनकी जो मिलिट्री थी काफ़ी अच्छी थी मुगल एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ भी काफ़ी अच्छी थी, जिससे वो आर्थिक तौर पर और व्यापारिक स्तर पर काफ़ी समृद्ध हो चुका था मुगल एम्पायर। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट वाज एज द फेबल्ड लैंड ऑफ द वेल्थ। और इनको ऐसी लैंड के रूप में देखते थे जैसे कि जो सपनों में, कहानियों में दिखाई देते हैं कि काफ़ी समृद्ध जगह है। बट द सेम विजिटर वर ऑल्सो अपेयर्ड द स्टेट ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्टेड साइड बाय द साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल्स। और वहीं दूसरी साइड ऐसे नहीं था कि पूरा ही जो एम्पायर था वहाँ पे सब अच्छे अमीर लोग रहते थे, कुछ गरीब लोग भी रहते थे। अब उसी टाइम में एक डॉक्यूमेंट मिला हमें शाहजहाँ की रेंज में, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 10th ईयर्स ऑफ शाहजहाँ की रेंज से एक डॉक्यूमेंट मिला। उसमें पता चला कि जो हाईएस्ट रैंकिंग थी मनसबदार की, टोटल तो थे उसमें 8000, और जो उसमें से जो हाईएस्ट रैंक थे वो थे 445। तो जो टोटल नंबर ऑफ मनसबदार थे जो हाईएस्ट थे वो कितना रिसीव कर रहे थे? 61.5। तो इससे क्या पता चलता है जो ज़्यादा रिवेन्यू है तो डायरेक्ट किसके पास जा रहा था? इन मनसबदार के पास जा रहा था। और औरंगज़ेब का टाइम आया जब लास्ट में, तो सारा पैसा किसके पास गया? इन मनसबदार के पास गया। जैसे जैसे जागीर इंक्रीज़ हो गई तो इन्होंने पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Poorest among us, they lived from hand mouths. They could not hardly consider investing in the additional resource. और जो पीजेंट्रीज थे उनके वो इतने गरीब होते चले गए कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो एडिशनल रिसोर्स में इन्वेस्ट कर सके जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। तो और जो ग्रुप्स थे जैसे आर्टिशन ग्रुप्स हैं, पीजेंट्री ग्रुप्स हैं, इन्हें काफ़ी लॉस हुआ। तो इसी वजह से जब 17th सेंचुरी के एंड में आते आते जो मुगल्स थे वो उनकी पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 4। आइए हम देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा
हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? मुगल्स दो वैसे जो ग्रेट लिनिएजेस थे उनके डिसेंडेंट्स थे। मदर साइड से वो बिलोंग करते थे गेंगिस खान को और फादर साइड से तैमूरिड को, लेकिन वो किसकी तरफ से दिखाना ज़्यादा प्राउड फील करते थे? तैमूरिड से, क्योंकि तैमूर ने क्या किया था? 1398 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। इसमें हमने देखा जो मुगल के फर्स्ट रूलर जिसे कहा जाता है बाबर, उन्होंने 12 ईयर में ही फरगना पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद 1526 में जो पानीपत की बैटल हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, उन्होंने पहली बार बारूद का यूज़ भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया मुगल ट्रेडिशंस ऑफ द सक्सेशन। इसमें हमने देखा जो मुगल्स थे वो जो राज्य का उत्तराधिकारी वो कैसे चुनते थे? वो चुनते थे पॉपर सिनेरी बेसिस पे, ठीक है। इसमें हमने दो पॉलिसी समझी थी, प्राइमोजेनिचर और पॉपर सिनेरी। नेक्स्ट है मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। इसमें हमने देखा कि जो मुगल्स थे वो दूसरे रूलर को डिफीट कर देते थे, युद्ध में हरा देते थे, उसके बाद भी उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करते थे। उनकी जो लैंड होती थी वतन की तरह उन्हें वापस कर देते थे जागीर के रूप में, और उसी लैंड से वो रिवेन्यू कलेक्ट करके मुगल को देते थे। मनसबदार एंड जागीरदार। इसमें हमने देखा कि मनसबदार कौन होते हैं? जिनके पास मुगल एम्पायर में कोई अच्छी पोजीशन या रैंक होती है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जागीर से रिवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन ये उस जागीर पर नहीं रहते। जब्त एंड ज़मींदार। ज़मींदार कौन होते हैं? ज़मींदार होते हैं इंटरमीडिएटली, जो पीजेंटली जो फार्मर हैं उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करके, और जो मुगल एम्पायर में जो ऑफिसर हैं उनको वो रिवेन्यू पे करते हैं। और जब्त क्या सिस्टम था? जो भी एक ये टैक्स सिस्टम था, रिवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था कि पर्टिकुलर क्रॉप्स का जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग उनसे रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। इसमें हमने देखा अकबर ने क्या किया, अपने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिन्हें हम सूबा कहा जाने लगा, और हर सूबे के ऊपर जो उसको चला रहा है उसको अपॉइंट कर दिया, उसे क्या कहते थे? सूबेदार। और ऐसे ही अकबर ने एक इबादत खाना ओपन किया जहाँ पे सभी धर्म के लोग आकर के डिस्कशन करते थे। लास्ट में हमने देखा द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, कि 17th सेंचुरी में आते आते लोग मुगल एम्पायर को कैसे देखते थे और क्या रीज़न था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।